भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये कोई रिसर्च या किसी चीज के आधार पे नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। अभी 4-5 दिन पुरानी घटना है, लेकिन घटना ऐसी हुई जिसको मतलब आप भी सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पूरे भारत में एक क्या वेव चल रही है, अंडर करंट जिसे कहते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 4-5 दिन पुरानी बात है। मैं अपने पूरे दिन का रूटीन करने के बाद लगभग शाम को 7:30 बजे का समय रहा होगा, मैं साइकिलिंग के लिए निकला। तो साइकिलिंग घर से 15 से 20 किलोमीटर जाने के बाद साइकिल ब्रेकडाउन होगी, चेन टूट गई और मैं लगभग 8-8:15 का टाइम रहा होगा, वहां पर ऐसी जगह पे खड़ा होना पड़ गया जहां पे कोई हेल्प नहीं आ सकती थी। तभी अचानक से एक ऑटो वाला वहां से गुजर रहा था। मैंने उसको हाथ दिया और उसको रोक लिया और उससे सहायता की मांग करी कि आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। तो साथियों, जब मैंने और उस ऑटो ड्राइवर ने अपना वहां से सफर शुरू किया तो कहानी यहां से शुरू होती है। अब मेरे जैसे जो लोग हैं वो स्वाभाविक है, हम उस जनरेशन से हैं कि हम संवाद करना पसंद करते हैं। हम बैठ के ऐसा बड़ा मुश्किल होता कि मैं ऑटो में बैठता और मैं पीछे अपना मोबाइल स्क्रॉल करता रहता और मेरा सफ़र ख़त्म हो जाता। ऐसा अपनी जो आदत है या हमारी अपब्रिंगिंग है वो ऐसी नहीं है। हम उस टाइम के लोग हैं जो बस स्टैंड पे भी 2-2 4-4 घंटे बिता दिया करते थे बस की, ट्रेन की इंतजार करते हुए, लोगों से संवाद करके। तो मैंने उस ऑटो ड्राइवर से बात करनी रूटीन में शुरू करी। पहले उसका हाल चाल पूछा, उसका परिवार के बारे में पूछा, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और उसके बाद वो कहाँ से बिलोंग करता है उस चीज़ की जानकारी ली। तो साथियों, उसने मुझे बताया कि वो बिहार से है। जब उसने बिहार का नाम लिया तो फिर अगला जो मैंने उससे सवाल पूछा या उसको कहा वो यही था कि यार, बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है वो तो बदलते रहते हैं, बड़ी उथल पुथल सी मची रहती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय से मिल नहीं पा रही बिहार को। तो इसके ऊपर मैंने उसका विचार पूछा। मैं कहा, आपका क्या विचार है इस बारे में? तो उसने आगे से जो जवाब दिया और उसके बाद जो जो जवाब उसने मुझे दिए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे कि एक भारत के आम नागरिक की राजनीतिक समझ क्या दर्शाती है। मैं पूरे वीडियो में इसकी चर्चा भी करूंगा। तो साथियों, उसने मुझे कहा कि जी, जब नीतीश बाबू ने सरकार बनाई प्रथम हमारी, अपना एनडीए का वो भाग थे, बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, कहते जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सुशासन बाबू बने, वहां पे बिहार के जो जमीनी हालात थे वो बदले और एक बहुत अच्छा माहौल बनाया, जंगल राज खत्म किया, सारी चीज करी। कहता लेकिन उनकी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो उन पे इतनी ज्यादा हावी हो चुकी हैं कि वो उसके करके दोगले बन गए हैं। कह रहा कभी वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी वापस भाजपा के साथ आ जाते हैं, और जिसके आरजेडी के विरुद्ध उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी और वो शासन में आए थे, सत्ता में आए थे, और जो बदलाव उन्होंने करे थे, अब वो उसी के साथ खड़े पाए जाते हैं। उन्होंने अपनी जो एक ग्राउंड बेस है वो खो दिया। ये साथियों, एक ऑटो ड्राइवर जो डेली दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति है, मैं उसका संवाद बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। कहता जी अब उन्होंने अपना जो है वो खो दिया है और आने वाले समय में वहां के जो लोग हैं वो भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं। फिर अब उस व्यक्ति को नहीं पता कि मैं किस धर्म से हूं या मेरा जो झुकाव है वो किस पार्टी से है या मैं किस राजनीतिक विचारधारा का आदमी हूं। ऐसा ना उसने मेरे से कुछ पूछा और ना मैंने उसे कुछ बताया। लेकिन अब वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं एक एक करके उसको कुरेदना चाह रहा था, उससे कुछ ना कुछ पूछना चाह रहा था, जमीनी हालात देखना चाह रहा था। तो मैंने वैसे ही उस पर सवाल पूछने शुरू करे। मैं कहा यार, भाजपा आके करेगी भी क्या? भाजपा तो आप देख रहे हो पूरे देश में कितनी हिंदू मुस्लिम और ऐसे जातिवाद फैल रहा है, ये सारा क्यों हो रहा है? सरकार कर रही है ऐसा, विपक्षी पार्टियां कहती हैं। तो ऐसे करके मैंने उससे सिर्फ मात्र एक सवाल ऐसा पूछा और उसके बाद अगले 20-25 मिनट दोस्तों उसने मुझे जो जो बातें कही वो सुन के मन प्रसन्न हुआ। प्रसन्न इसलिए नहीं हुआ कि वो किसी एक की तारीफ कर रहा था, प्रसन्न इसलिए हुआ कि एक आम आदमी कितनी बारीकी से, जिसको अपनी रोजी रोटी की ही परवाह है, वो भी कितनी बारीकी से देश के प्रति सजग है और हर एक चीज पे, हर एक
विषय पे कितना विचार करता होगा। साथियों, उसने मुझे कहा, कहता साहब आप शहर में रह रहे हैं, आप कभी गांव आके देखिए। गांव का उसका मतलब था कि हरियाणा पंजाब के गांव मत जाइए, आप कभी हमारे वहां बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार उस साइड घूम के देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति कर कौन रहा है। उसने स्पष्ट रूप से भारत सरकार द्वारा चलाई स्कीमों के नाम बताए। दोस्तों, उसको ऐसे जबानी याद थे जैसे किसी को याद कराए गए हैं स्कूल में, ऐसे जबानी याद थे। तो ऐसे उसी व्यक्ति को याद हो सकते हैं, या तो जो उसका बेनिफिट ले रहा हो, या उसके प्रदेश में उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा हो, या उसकी लोकेलिटी में उसका बहुत बेनिफिट मिला हो। साथियों, सबसे पहले उसने बात करी आयुष्मान कार्ड। कहते भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं साहब, और वो आयुष्मान कार्ड मोहम्मद का भी बन रहा है, कुरैशी का भी बन रहा है, चौहान का भी बन रहा है, यादव का भी बन रहा है, कुमार का भी बन रहा है। कितनी बड़ी बात उसने मुझे कही। कह रहा जी उस कार्ड को देखने के लिए, उस कार्ड को बनाने के लिए कोई जाति धर्म पूछ के वो कार्ड नहीं बना रहा, वो कार्ड भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक नागरिक का जो उसके लिए एंटाइटल्ड है उसका बन रहा है। फिर उसने ऐसे ही बात करी नल से जल कार्यक्रम की। ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो शायद आम आदमी को या आपको, मुझे, हमें रूटीन में जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके घरों में सारी सुख सुविधाएं हैं, हमें इनका पता नहीं चलता। उसने बात करी नल से जल। कहता जी बुर्का वाली जो महिला है उसके घर में भी जल मिल रहा है, घूंघट वाली के घर में भी जल मिल रहा है, पढ़ी लिखी के अनपढ़ के सब महिलाओं को इसका फायदा हो रहा है। उनको अब दूर पानी लेने नहीं जाना पड़ता, उनके घर में नल से जल की व्यवस्था जो है वो प्रत्येक गांव में हो चुकी है। फिर उसने तीसरी बात मेरे सामने रखी, पीएम आवास योजना जो एक कार्यक्रम चल रहा है। हम टीवी पे अक्सर देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, प्रचार जो होता है, लेकिन उसको गौर नहीं करते, क्योंकि हम जो एक मध्यम वर्ग के लोग हैं वो उस श्रेणी में आते नहीं, कभी उस चीज में हम घुसते नहीं जो चीज का हमें मतलब ही नहीं। कहता जी आप कभी गांव आके देखिए, आपको लाइनों की लाइनें पीएम आवास योजना के तहत बनी मिलेंगी, और उसके बाहर आपको, फिर उसने वही बात करी, आपको कुमार भी लिखा मिलेगा, यादव भी लिखा मिलेगा, कुरैशी भी लिखा मिलेगा, मोहम्मद भी लिखा मिलेगा। कहता उसमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव कहीं नहीं हो रहा। दोस्तों, कितनी बड़ी बात। एक सामान्य सा व्यक्ति, एक छोटे से गांव से, बिहार से आने वाला व्यक्ति, उसको हर एक चीज की इतनी बारीकी से समझ। फिर इससे पहले वो कोई और बात करता तो मैंने उसको और ज्यादा उससे और ज्यादा कुछ मैं निकलवा पाऊं, ऐसी मैंने उसके सामने बात रखी कि इसका क्या क्या और विषय पे विचार है। मैं कहा यार देखो, ये सारी बातें आप कह रहे हो, मैं कहा लेकिन टैक्स का क्या भाई, आपके पेट्रोल पे इतना भाव हो चुका है, आपकी गैस इतनी महंगी हो चुकी है, आपका सीएनजी इतने, हर एक चीज पे हम टैक्स दे रहे हैं, डबल टैक्स दे रहे हैं, वो गब्बर सिंह टैक्स लगा हुआ है, ऐसा वो राहुल गांधी जगह जगह बताते हैं कि वो बहुत खतरनाक है। दोस्तों, मेरे को उम्मीद थी कि टैक्स के मुद्दे पे ये मेरी बात पे हाँ भरेगा, क्योंकि ये विपक्ष बहुत ज़्यादा, जब हम टीवी पे देखते हैं तो टैक्स बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, टोल नाके लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे सरकार को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे भी उस व्यक्ति ने मेरी बात को काटा। साथियों, मैं हैरान हो गया। कहता बाबूजी वो टाइम याद करो जब गैस का सिलेंडर मिला ही नहीं करता था, किसी एमपी की सिफारिश करनी पड़ती थी। वो टाइम याद करो कि जब किसी के घर में किसी को परवाह नहीं थी कि वो चूल्हा जलाती है या उसके घर में गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए। कहता प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना है गैस वाली, इससे इतनी बड़ी बात जो मुझे अचंभा लगा जब उसने रक्षा मंत्रालय से जुड़ी बातें बताई। कहता जी भारत का जो रक्षा मंत्रालय है कितना सशक्त हो गया, डिफेंस जो हमारी है कितनी इक्विप्ड हो गई है। साथियों, एक ऑटो ड्राइवर बात कर रहा है, इसको उस विषय में लेना कि एक ऑटो ड्राइवर आपसे संवाद कर रहा है ऐसी बातों का। कहता भाई पाकिस्तान जो आज भीख मांग रहा है जगह जगह, चाइना को हम आंख दिखा रहे हैं, ऐसी एक व्यवस्था कहता जी आपके और मेरे जो हम तेल महंगा, ये इन पे जो हम टैक्स दे रहे हैं,
इसी से तो सरकार को पावर मिलती है। सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? कहता बॉर्डर एरिया तक हमने सड़कें, हवाई पट्टी का निर्माण कर दिया। साथियों ऐसी ऐसी बातें। फिर उसने जो बात कही, कहता जी अब मोदी जी अपने घर से तो पैसा लगाएंगे नहीं, देश के विकास में जो पैसा लगेगा वो या तो आपकी जेब से आएगा या मेरी जेब से आएगा, लेकिन बात यह है कि जेब से चाहे ले लो, बस देश पे लगाओ। और कहता जी हमारी नजर में तो पैसा जो है वो देश पे लग रहा है। इतनी बड़ी बात। तो अंत में हमारा सफर अब खत्म होने को था, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा चल भाई ऐसा है, तू ये बता, अब 2024 सिर पे है, जगह जगह विपक्षी पार्टियां अपना प्रचार कर रही है, सरकार सत्ता पक्ष अपना प्रचार कर रही है, भाई आप किसकी साइड खड़े हो? तो उसने एक बड़ी भावुक सी लाइन बोल दी, साथियों मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उसने मुझे कहा कि मोदी जी का, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उनका साथ ना देना, कहता बाबूजी ऐसा है कि राष्ट्र भूमि अपनी जो भारत माता है इसके साथ गद्दारी करना। और कहता मैं साहब गरीब जरूर हूं लेकिन मैं गद्दार नहीं। और इसी वाक्य के साथ हमारा जो सफर था वो अंत हो गया, मैं अपने घर पहुंच गया। लेकिन उस रात साथियों मुझे एक ऐसा, जिसे कहें अनुभव रहा, ऐसी सोते समय भी जब ऐसा एक सुकून रहा कि हमारा जो भारत का नागरिक है, जिसको हम ये कहते हैं कि यार तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी तो वोट खरीदी जाती है, बेची जाती है, सारी चीज होती है, अगर जो अंतिम उसमें बैठा जो व्यक्ति है उसको इतनी समझ है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव भारत के लिए है। और आने वाले टाइम में हमारा जो एक विश्व पटल पे नाम हो रहा है साथियों, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा अंतिम जो श्रेणी में व्यक्ति खड़ा है वो जाग चुका है। तो मेरा आपके साथ जो ये एक्सपीरियंस साझा करने का आज एक इच्छा थी वो यही थी कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो एक कॉमन मैन है वो कितनी राजनीतिक समझ रखता है, जिसको हम सोचते हैं कि इसको क्या पता हो। तो आज के अंक में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।